पॉलिसी मेकिंग में महिलाओं को लाना और वो जो उनका हिस्सा है, जो हक है, वो दिया जा रहा है। ये उत्कंठा तो बहुत अरसे से थी। 1952 में जब आम चुनाव शुरू हुए तो कभी राज्यसभा में पारित हुआ, कभी लोकसभा में नहीं हुआ, कभी प्रदेशों में कोई गतिरोध रहा। मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि तीनों दिनों का जो डिस्कशन होगा उसमें ओबीसी के लिए भी कुछ बदलाव आएगा। कि महिलाएं खुद अपने अधिकारों के लिए मुकर हों कि संविधान ने तो उनको अवसर दे दिया, लेकिन महिलाएं खुद उसमें किस तरीके से आगे आए। देखिए, इस वक्त हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हैं और सतीश पूनिया जी हमारे साथ है, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो एक इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसे 2029 में लागू भी किया जाएगा, जो कि संसद से लेकर विधानसभा और लोकसभा में जो है महिलाओं की कहीं ना कहीं जो भागीदारी है वो सुनिश्चित करेगा। एक प्रकार का आरक्षण यहाँ पर किया जाएगा। आज क्योंकि महिला पत्रकारों के साथ एक संवाद का आयोजन किया गया था, जहाँ सर से हमने तमाम बातें की, तमाम जो सवाल पूछे जा सकते थे वो किए। सर, थोड़ा सा इस अधिनियम के बारे में जानना चाहेंगे आपके मुझसे, उसके बाद जो तमाम कंसर्न है उनके बारे में भी। देखिए, ये उत्कंठा तो बहुत अरसे से थी। 1952 में जब आम चुनाव शुरू हुए तो महिलाओं की भागीदारी मात्र 4% थी। आज वो लगभग 14% तक पहुंची है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों को देखें उस लिहाज से वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भारत को आधी आबादी का देश कहा जाता है। लगभग 49% महिलाओं की भागीदारी है और दूसरे क्षेत्रों में उनकी पार्टिसिपेशन है। हालांकि ग्रास रूट की पॉलिटिक्स में, निकायों में, पंचायती राज में लगभग 50% अनेक प्रदेशों में है, पर ये उत्कंठा बहुत अरसे से थी कि लोकसभा और विधानसभा में भी उनका बराबर पार्टिसिपेशन हो। तो 96 में वाजपेयी जी के समय शुरुआत हुई। कभी राज्यसभा में पारित हुआ, कभी लोकसभा में नहीं हुआ, कभी प्रदेशों में कोई गतिरोध रहा, लेकिन अंततः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको शुरुआत की और 2023 में यह अधिनियम के रूप में आया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में। और अब जो चाल है उससे लगता है कि 2029 का जो आम चुनाव है वो इस अधिनियम के उसमें होगा और महिलाओं को 33% भागीदारी निश्चित रूप से लोकसभा विधानसभा में मिलेगी। बिल्कुल सर, ये मैं एक्नॉलेज करती हूँ कि इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो बात अभी हमने डिस्कस की कि पॉलिसी मेकिंग में महिलाओं को लाना और वो जो उनका हिस्सा है, जो हक है, वो दिया जा रहा है। बहुत अच्छा डिसीजन है, लेकिन कुछ कुछ कन्फ्यूजन लोगों में है, कुछ कुछ जो है असमंजस है कि 2029 तक हम इंतजार कर रहे हैं। कहा जाता है कि जस्टिस इज डिनाइड इफ जस्टिस इज डिलेड। तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि थोड़ा सा पहले इसको इम्प्लीमेंट कर पाते? देखिए, कानूनी प्रावधान होते हैं और इसमें एक तो पहला कारक तो है जनगणना, दूसरा पुनर्सीमांकन जो अभी ड्यू था। उसके लिए जनगणना हमारे यहाँ 2011 में हुई और अब जनगणना चल रही है। यदि इसी जनगणना पे आधारित होकर करते तो ये 2029 में भी नहीं हो पाता, इसलिए इसको डीलिंक कर दिया। 2011 की जनगणना के हिसाब से अब ये महिला आरक्षण एनफोर्स होगा। तो मुझे लगता है कि 2029 का ही हमारा आगे आम चुनाव है। आम चुनाव से पहले जरूर कुछ प्रदेशों के चुनाव है, तो मुझे लगता है कि 16, 17, 18 को जब संसद में इसका डिस्कशन होगा बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये तय है कि 29 में महिला आरक्षण के साथ चुनाव। एक जो हॉट टॉपिक आज हमारे संवाद में बन गया था, प्रॉक्सी कल्चर या फिर पति प्रधान कल्चर, उसको कहीं ना कहीं हालांकि आपने बोला भी कि सिस्टम है, कुछ चीजें धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होगी, लेकिन किस तरह से इसको टैकल किया जा सकता है? क्या कुछ किया जाना चाहिए जमीनी स्तर पर? देखिए, डेमोक्रेसी में और कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म के अमेंडमेंट के बहुत सारे चांसेस होते हैं। उस अनंत यात्रा में यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं कि महिलाओं मतदान का अधिकार उन्होंने निर्भीक होकर मतदान शुरू किया, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। लेकिन हम देखते हैं कि महिलाएं यदि उससे पहले पॉलिसी का हिस्सा होती तो शायद वो अपने लिए अच्छी नीतियां बना पाती और ज़्यादा अवसर मिल पाते। ये बात ज़रूर है कि जो लीगेसी है, जो एक परंपरा चली आ रही है, उसको तोड़ना असंभव तो नहीं है, थोड़ा मुश्किल जरूर है। लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ जागरूकता बढ़ रही है, तो इसमें पहला पक्ष तो सामाजिक जागरूकता का ही है कि महिलाएं खुद अपने अधिकारों के लिए मुकर हों कि संविधान ने तो उनको अवसर दे दिया, लेकिन महिलाएं खुद उसमें किस तरीके से आगे आएं। दूसरा, राजनीतिक दलों को भी इसमें कोई मर्यादा तय करनी पड़ेगी कि लाइकिंग, डिसलाइकिंग या बाकी सब इश्यूज के अलावा जो योग्य महिलाएं हैं उनको यहाँ पार्टियां ज़्यादा अवसर दें। तो मेरे को लगता है पार्टियां और समाज, ये दोनों इसमें बड़े कारक हैं। एक बड़ा मुद्दा और सबसे ज़रूरी मुद्दा भी इसमें जो हो जाता है कि एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है, लेकिन ओबीसी के लिए नहीं है, जिसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या कहेंगे उसके बारे में? मुझे लगता है कि इसके बारे में 16, 17, 18 का डिस्कशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। उसमें काफ़ी चीज़ों पर क्लैरिटी होगी, क्योंकि एससी एसटी का तो लगातार चला ही आ रहा है
और ओबीसी क्योंकि एक नया पक्ष है, उसके बारे में तो सारे राजनीतिक दल उस मंच पे इकट्ठे होकर किस तरीके से अपनी बातें करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फैसला बहुमत से होता है। तो लेकिन 16, 17, 18 के डिस्कशन में ही काफ़ी चीज़ें निकल के आएंगी कि इसमें और ज़्यादा किस तरीके के रिफॉर्म की आवश्यकता है। मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये तीनों दिनों का जो डिस्कशन होगा उसमें ओबीसी के लिए भी कुछ बदलाव आएंगे? अभी नहीं कह सकते, क्योंकि ये काल्पनिक सवाल है, इसलिए उसका जवाब इसलिए नहीं दिया जा सकता कि फ्लोर पे किस पार्टी की किस तरीके का वहाँ उनकी मंशा है। क्योंकि पहला फोकस तो ये है कि इतने वर्षों का गतिरोध था उसको टूटना और महिला आरक्षण का लागू होना, ये बड़ी बात थी। इसमें जो रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, ये हमारे यहाँ बहुत बड़े डिबेट का इशू है। मुझे लगता है कि कोई न कोई रास्ता किसी न किसी तरीके से उस बहस से निकलेगा। थैंक यू सो मच। देखिए डॉक्टर सतीश पूनिया जो है वो आज हमारे साथ थे। एक डिस्कशन का आयोजन किया गया था क्योंकि नारी वंदन शक्ति अधिनियम जो कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी कहीं ना कहीं सुनिश्चित करता है, और एक बड़ी ज़रूरी बात की गई कि अब तक हम जो है कहीं ना कहीं पॉलिसी सुना करते थे, लेकिन अब महिलाओं को भी मौका मिलेगा कि वो पॉलिसी बनाए और पॉलिसी मेकिंग में भी सामने आए। और जो कुछ असमंजस थी, जो कुछ मुद्दे थे जो कि इस अधिनियम को लेकर उठ रहे थे, उनसे हमने सर से बात की और उन्होंने अपना पक्ष रखा। हालांकि उम्मीद करते हैं कि जो 3 दिन का ये डिस्कशन होने वाला है इसमें कुछ महत्वपूर्ण ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए भी निकल के आएगा। मेरे सहयोगी नरेश के साथ मैं सुशीला सोनी, जयपुर से।